दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसद के आखिरी दिन अमित शाह ने एक नए बिल की पेशकश की और उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ आपने सभी ने देखा। विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो उसके बाद बड़े बड़े चैनल्स पर अमित शाह का इंटरव्यू चला। आपने देखा कि इस इंटरव्यू में कई सारे ऐसे सवाल थे जो पूछे जा सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह पूछे नहीं गए। पहलगाम को लेकर बहुत सारे सवाल थे जो पूछे जा सकते थे, लेकिन वो तमाम सवाल नहीं पूछे गए। गृह मंत्री हैं, मंच पर मिले थे, वो पूछ सकते थे। अब दोस्तों, जिस चीज के लिए वो इंटरव्यू हुआ था, जिस मकसद के लिए वो इंटरव्यू हुआ था, वो साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति चुनाव में जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको लेकर के अमित शाह ने कुछ गंभीर बातें कही। अब ये बातें अमित शाह के कहने के बाद मैं दोबारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह के सुदर्शन रेड्डी पर किए गए टिप्पणी को लेकर के 18 दोस्तों 18 पूर्व जजों ने आपत्ति दर्ज कराई है और अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आखिर 18 के 18 पूर्व जज, 18 जज कम नहीं होते दोस्तों, सेवानिवृत्त जज हैं ये। इन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं अमित शाह के बयान पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह ने हाल में नक्सलवाद पर समर्थन करने का आरोप लगाया था। अमित शाह के आरोपों पर सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू में जवाब भी दिया था। अब 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, ये 18 सेवानिवृत्त जजों का मानना है। दोस्तों, अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चिलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने कहा कि सलवा जोडुम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला न तो स्पष्ट रूप से और न ही लिखित निहितार्थ के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। अब अमित शाह के बयान पर दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा भी शुरू हो गई, क्योंकि अमित शाह एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK पटनायक, न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चिलमेश्वर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले का पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब दोस्तों आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि अमित शाह ने उस इंटरव्यू में कहा क्या था। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केरल में कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जोडुम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जोडुम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता तो नक्सली चरमपंथ 2020 तक खत्म हो गया होता। अमित शाह की इस टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भारत के माननीय गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं उलझना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। सुदर्शन रेड्डी ने यह कहा कि उनकी इच्छा है कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़ें और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद ये टिप्पणी नहीं करते। तो ये बातें सुदर्शन रेड्डी ने कही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे 9 सितंबर को, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव है और दोनों तरफ से जो है वो उम्मीदवार खड़े हैं और ऐसे में ये गुत्थम गुत्थी जद्दोजहद जो है वो शुरू होने वाला है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सदन के, आप देखिए कि किस तरीके से सदन की जो कार्रवाई होती है काफी समय तक चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा बिल जिसमें कहा गया कि सीएम से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्री भी नहीं बच सकते, अगर वो जेल में है तो 30 दिन बाद जो है उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा या हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये बिल संसद के आखिरी दिन में अमित शाह लेकर के आते हैं, जब इस पर डिबेट या चर्चा के लिए वक्त ही नहीं बचा था।
और उसके बाद आप देखिए कि ये बिल पेश करने के बाद बीजेपी को भी ये मालूम था कि विपक्ष इस पर हंगामा करेगा, तो वहां से एक तस्वीर बनाई जा सकती है। और जैसे ही बीजेपी के नेताओं ने ये बात कहनी शुरू की कि ये जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए है, बड़े बड़े पद पर बैठे जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको रोकने के लिए है, अगर ये बिल आएगा तो लगाम लगाई जा सकेगी। और वहीं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जिस स्टेट में बीजेपी के नेता नहीं जीत पाए या सीएम नहीं है, उन सीएम को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ये बिल ला रही है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर बयान दिया था। अब देखिए दोस्तों, कई सारे जैसे केशव वेणुगोपाल हैं या बाकी के अन्य कई नेता थे, ये भी कहते देखे गए कि जिन जिन नेताओं पर आरोप था, हालांकि ये बिल आने से पहले जब बीजेपी में कुछ नेता शामिल नहीं थे, बहुत सारे नेताओं का नाम लिया गया और कहा गया कि जब वो नेता बीजेपी में नहीं थे तो उन पर करोड़ों करोड़ों हजार करोड़ रुपए के केसेस चल रहे थे और उनकी जो है पूछताछ चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो नेता बीजेपी में आए, डेप्यूटी सीएम कोई कुछ कुछ बन गया और तो और उन दोषों से बरी भी हो गया और अब वो बीजेपी में शामिल है। तो वो जो कहते हैं ना कि बीजेपी में जाते ही सफाई हो जाती है, तो उसको लेके बहुत सारे नेताओं ने तंज कसा। तो अब बात यहाँ ये हो रही है कि क्या वाकई में इस बिल के आने के बाद जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि पहले से ही आपके पास कानून मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार पर अब तक कितना कानून लगा, क्या इसका कोई हिसाब है? क्योंकि दिन पर दिन हमने देखा है कि बीजेपी सरकार जब से बनी है उसमें ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले आए नहीं है। हालांकि ये देखा गया है कि जो योजना लाई जाती है उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले जो है वो शामिल हो जाते हैं, तो उस पर नेता खुलकर कुछ नहीं बोलते। महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की खबर दिखाते रहते हैं, लाडली बहन योजना सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसे सबसे बड़ा जो कहा गया कि गेम चेंजर है और जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने में आर्थिक रूप से मदद करेगा, उसमें भी गड़बड़ घोटाले की खबर आए दिन आती रहती है। तो अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर देखा जाए तो बीजेपी के नेता खुद भी घिरे हुए नजर आते हैं। हालांकि फिर जब संसद में समय नहीं बचा तो फिर बीजेपी के नेता सार्वजनिक मंच से ये कहने लगे कि विपक्ष के नेता जानबूझकर नहीं लाने दे रहे ये बिल, ताकि उन्हें डर लग रहा है कि ये बिल आ गया तो भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई होगी। अब अरविंद केजरीवाल भूतपूर्व सीएम है दिल्ली के, उन्होंने भी कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि उन नेताओं का क्या जो भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके सीएम डीसीएम बना देते हैं, क्या उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। अभी कहीं पोस्ट पर मैं पढ़ रहा था, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। उसके अलावा भी कई सारी बातें कही उन्होंने। तो कई सारे कमेंट्स बॉक्स में भी मैं जाता हूं कई बार रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए कि लोग क्या सोच रहे हैं इनके कमेंट बॉक्स पर, लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बात से भी सहमत थे कि अगर भ्रष्टाचारी कोई नेता है या उस पर कोई आरोप लगे हैं या उसके इमेज पर कोई ना कोई दाग है या कुछ केस चल रहे हैं, तो उसको बीजेपी शामिल क्यों करती है अपने पार्टी में, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये पूरी बातें चल रही है अभी दोस्तों, माहौल गरमाया हुआ है, मुद्दे गरमाए हुए हैं, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर थी वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।